यस हेलो स्टूडेंट, आज अपन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक माइक्रो ट्यूब का दूसरा स्पेसिमेन रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, इससे प्रीवियस क्लास में अपने एक 2 केविटी क्लेस्ट्रॉन जो ओ टाइप माइक्रो ट्यूब है उसके बारे में कंप्लीटली एनालिसिस किया था। उसके एफिशिएंसी फाइंड आउट की थी। उसका जो आउटपुट पावर है वो गीगावाट ऑर्डर का होता है, मतलब हाई पावर डिवाइस थी। ठीक है, अपने पास की फ्रीक्वेंसी रेंज भी, बैंडविड्थ भी एक लिमिटेड था, एक फाइनाइट रेंज में था। ठीक है, और उसकी जो एफिशिएंसी है वो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली डिफरेंट थी। थ्योरेटिकली इन आइडियल कंडीशंस जो उसकी एफिशिएंसी है वो 58% आई थी, लेकिन प्रैक्टिकली लेस देन 40% होती है। ठीक है, तो वो उसका कारण है कि जो अपन ने वैक्यूम ट्यूब कैविटी कंसिडर करते हैं तो वहां पावर लॉस एज ए हीट फॉर्म होता है। कई टाइप के पावर लॉसेस फैक्ट होते हैं क्लेस्ट्रॉन में। उसका अपन एक कन्वेंशनल ट्यूब्स होती है, उन ट्यूब्स के जो लिमिटेशंस और लॉसेस फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में अपने एक सीक्वेंसली स्टेप स्टडी करेंगे कि इसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है दोनों प्लेट्स के बीच में, इंडक्टेंस इफेक्ट हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है मीडियम का। तो कई टाइप के लीकेज लॉसेज हैं। ठीक है, वो लॉसेज हर कन्वेंशन ट्यूब में एग्जिस्ट होंगे। उसी की वजह से अपना थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस से प्रैक्टिकल रिजल्ट डिसमैच होता है। ठीक है, तो यहां अपन दूसरा जो एक ओ टाइप ट्यूब है, ठीक है, सेम प्रिंसिपल पर ऑपरेट है। It is also be operate on the velocity and current modulation of traveling electron beam interact by the external radio frequency signals. Is as a behave as a microwave oscillator. Is used as a microwave oscillator. By means oscillator DC energy convert to AC at micro frequency range. ऑसिलेटर के लिए क्या कंडीशन होती है कि इफ ए फाइनाइट फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट इज फीडबैक, ए फाइनाइट ए पोर्शन ऑफ आउटपुट इज फीडबैक, मतलब फ्रैक्शन पूरा कंप्लीट नहीं, at phase shifting 0 या integer multiply of 2 pi, then induce the sustained oscillations in the device is known the oscillator. तो अपने पास यहां क्या करेंगे, लेकिन ये is also operate on the device of also operate on the principle of current and velocity modulation. तो current और velocity modulation is gained by the cavity interaction of traveling electron beam विथ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल या हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव वोल्टेज। तो अपने पास हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव वोल्टेज का ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन के साथ में जो इंटरेक्शन स्टार्ट करके अपन इसमें वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के द्वारा, करंट मॉड्यूलेशन के द्वारा इंड्यूस करंट होगी जो हाई पावर की होगी। यहां पर अपने पास रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप राइट कर सकते हो कि रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन इज ऑल्सो इज ए लो एफिशिएंसी क्लेस्ट्रॉन। ये पहले बताता हूं कि रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन 2 केवीटी के कंपैरिजन में एक लो एफिशिएंसी क्लेस्ट्रॉन है, लो पावर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। बट द एडवांटेज इन दिस ओनली 1 केविटी इज एग्जिस्ट इज वर्क एज ए बंचर केविटी एंड ए कैचर केविटी। मतलब एक ही कैविटी होती है, ग्रिड होता है, इसमें 2 प्लेट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स अप्लाइड किए जाते हैं और वो फाइनाइट टाइम के बाद में उस बंच्ड इलेक्ट्रॉन बीम के लिए रिटार्डेड पोटेंशियल का वर्क भी करता है और उसके द्वारा अपना हाई एनर्जी माइक्रोवेव सिग्नल्स गेन कर लेते हैं। तो यहां पर अपने पास यहां 2 केविटी क्लेस्ट्रॉन के प्लेस पर 2 केविटी नहीं होकर इसमें एक सिंगल केविटी होती है। दूसरा, इसमें कलेक्टर प्लेट नहीं, रिपेलर प्लेट होती है। मतलब एक केविटी में से इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्शन के बाद में जो बंचिंग मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस करते हैं वो ड्रिफ्ट स्पेस में एक रिपलर वोल्टेज के द्वारा कंप्लीट बंचिंग होने के बाद में वापस उसको
ऑपोजिट डायरेक्शन में उसी कैविटी में इंजेक्ट करा के बाय रिटार्डेड पोटेंशियल पोजीशन गेट द काइनेटिक एनर्जी इन द माइक्रोवेव पावर सिग्नल्स। तो अपने पास यहां पर बेनिफिशियल ये है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन स्मॉल है, साइज कन्वेंशनली होगी इन कंपेरिजन टू 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन, बट हैव ए लो पावर एफिशिएंसी। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। लो पावर जनरेटर होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव जो रीजन्स है वो ये जो आउटपुट है उसका जो वर्क करता है वो 25 गीगाहर्ट्ज ऑर्डर पर करता है। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज इज 10 गीगाहर्ट्ज टू 200 गीगाहर्ट्ज। इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज 10 गीगाहर्ट्ज टू 200 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। एंड आउटपुट पावर सेकंड है, आउटपुट पावर, ठीक है। इसका रेंज होता है 1 मिलीवाट से, ये लो पावर होती है, वो तो मेगावाट से गीगावाट ऑर्डर का था 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन में। 2 मिलीवाट से 2.5 वाट, 1 मिलीवाट से 2.5 वाट ऑर्डर का रेंज का ही होता है। थर्ड, इट्स एफिशिएंसी, प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली तो इसकी 10% टू 25%, 20% के रीच होती है, 10 से 20% प्रैक्टिकली, पर थ्योरेटिकली इट गेन बाय आइडियल कंडीशंस इज 20.78% थ्योरेटिकली, ठीक है। इसका जो यूजेज है वो मिसाइल में, राडार में, अपने पास ये जो जो लेबोरेटरीज है वहां पर माइक्रो मेजरमेंट के रूप में अपन लेबोरेटरीज इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं वाइडली, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनल राडार रिसीवर एंटेना के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो मतलब एक लेबोरेटरीज या कई टाइप के स्मॉल जो अपने पास लो लेवल के ऊपर ऑपरेट माइक्रो फ्रीक्वेंसी जो डिवाइसेज है उसमें एक कन्वेंशनली रूप से रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का यूज किया जाता है। अपने यहाँ लेबोरेटरी में जो प्रैक्टिकल करते हैं वहां भी रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ही यूज होता है। मतलब ये एक रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन के बारे में इंट्रोड्यूशन है कि रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन के कंपैरिजन में क्या होता है, 1 कैविटी होती है, वो दोनों कैविटीज के रूप में वर्क करती है, ऐसा नहीं करनी है। ये वर्क एज ए ऑसिलेटर, इसमें इंड्यूस द ऑसिलेशंस एट माइक्रो फ्रीक्वेंसी बाय ए फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज इंजेक्ट इन इनपुट कैविटी in the phase shift 0 and integer multiply of 2 pi, then get the sustained oscillation। तो मतलब ये जो 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन के कंपैरिजन में इसका कंस्ट्रक्शनली क्या है, इजी है। हाई कन्वेंशनली होने का मतलब इसका साइज उससे कम है, ठीक है। और अपन 2 कैविटीज आइडेंटिकल 2 कैविटीज का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कभी भी 2 कैविटीज आइडेंटिकल नहीं होती, लेकिन 1 कैविटी वर्क एज ए 2 टाइप ऑफ फंक्शन सेन वी कंसिडर एज ए कपलिंग या अपन आइडेंटिकल कपलिंग कैविटीज के रूप में यूज कर सकते हैं। तो अपने पास का बेनिफिशियल भी है, तो इसका पावर आउटपुट है वो लो होता है, इसलिए अपन को लेबोरेटरी रीजन तक ही इसका यूज करते हैं। हाई माइक्रो सिग्नल के प्रोपोगेशन में इसका यूज नहीं होता है। अब ये कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन गन होगा,
इलेक्ट्रॉन गन में एक ही इंडक्टर होता है, ठीक है, यहां जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, नेगेटिव ग्राउंडेड मान लें, ठीक है। ये मैंने पार्ट लिया, आगे अपन ऐड करेंगे इसको रिपलर वोल्टेज से, जो नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन से जो इमिट होने, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स थर्मल कोइल से इंजेक्ट हो, रिपलर के द्वारा इसको रिड्यूस वापस रिफ्लेक्स करके वो वोल्टेज के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक पावर एम्प्लीफिकेशन या ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करवाएंगे। तो यहां से थर्मल इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, फिर अपने पास एक डायोड एनोड का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब एनोड पोटेंशियल के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं अपन, एसिलेटेड करते हैं। तो अपने पास यहां एक जो प्लेट है नेगेटिव और पॉजिटिव, मान लो प्लेट ग्रिड है जिसमें स्लिट है, यहां अपन नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐसे यूं मान लें अपन, ये प्लेट क्या है, कैथोड, जहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं नियर टू थर्मल कोइल होती है, ये होता है एनोड। तो यहां से इलेक्ट्रॉन बीम एसिलेटेड होके अपने पास क्या होगी, आउट होगी। तो अपने पास यहां तक का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हुआ, मैं इसको बॉक्स में बंद कर दूं, यहां वोल्टेज लगा रखी है V0 डीसी पोटेंशियल, यहां जो वोल्टेज है वो हीटिंग प्रोड्यूस करने के लिए रिपलर वोल्टेज के लिए कॉम्बिनेशन की बैटरी है, ठीक है, मतलब मैं VR कर देता हूं, रिपलर वोल्टेज बैटरी है। जबकि V0 इलेक्ट्रॉन गन का एनोड पोटेंशियल है जिसके द्वारा थर्मली इमिशन इलेक्ट्रॉन्स एसिलेटेड होंगे, गेट ए हाई एनर्जी अप टू ए फाइनाइट एनर्जी, सो प्रोपोगेट या ट्रेवलिंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी आफ्टर लिविंग द एनोड प्लेट। एनोड प्लेट के बाद में एक फाइनाइट एनर्जी तक एसिलेटेड हो गई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ट्रेवल होगी। ये अपना इलेक्ट्रॉन गन सिस्टम हो गया, ठीक है। दूसरा केविटी चाहिए, मतलब ग्रिड, दो प्लेटों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों प्लेट के बीच के अंदर एक स्लिट है जिस पर एक लो फ्रीक्वेंसी, लो पावर का, हाई माइक्रो फ्रीक्वेंसी का या रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी जो रेंज अपने माइक्रो रीजन का होता है, तो वो अपन रेडियो फ्रीक्वेंसी लो वोल्टेज V = V1 sin ओमेगा टी, V मीन्स द वेरी लॉस, मतलब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, वोल्टेज, मतलब एम्पलीट्यूड इज द वेरी लो। और यहां अपने पास कोई एक्शन सर्किट लगा के इसी केविटी से अपन क्या करना है, आउटपुट गेन करना है। जो एक्शन सर्किट होता है आउटपुट के लिए इंडक्टर एलसी को सर्किट होता है, इसे अपना ये अपन माइक्रो एक्साइटेशन मोड होता है वेवगाइड का, तो वहां वेवगाइड एक्साइटेड हो जाएगा कोई मोड, तो माइक्रो सिग्नल्स में प्रोपोगेट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन बीम इंजेक्ट होगी, तो इंजेक्ट होने के बाद में इस प्लेट ग्रिड को, मतलब इस केविटी को अपन सिंगल केविटी, इसमें इट इज वर्क एज ए पंचर एंड वर्क एज ए कैचर। तो जब इलेक्ट्रॉन इनिशियल इसमें इंजेक्ट होंगे तो वर्क एज ए बंचर केविटी, बाय दिस वेलोसिटी वेरिएशन इज प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रॉन बीम। और वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होने से आफ्टर लिविंग दिस केविटी प्लेट इन ड्रिफ्ट स्पेस, ये अपने पास का क्या गया, ड्रिफ्ट स्पेस आ गया, जिसके अंदर
क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स में बंचिंग या मॉड्यूलेशन के द्वारा इसमें बंचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अपन चाहते हैं बंचिंग होने के बाद में वापिस से इसी केविटी गैप में क्या हो, इंटर हो। तो यहां एक रिपलर प्लेट लगाते हैं, नेगेटिव हाई पोटेंशियल प्लेट लगा देते हैं, ये रिपलर वोल्टेज के साथ कनेक्ट है वीआर के नेगेटिव पोटेंशियल से। तो नेगेटिव पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रॉन बीम क्या होगी, वापिस इंजेक्ट होगी इसमें, या हो सकता है अपने पास कोई इस साइड में हो, इंजेक्ट होगी। मतलब यहां स्लिट्स होते हैं ग्रिड के बीच में, उस स्लिट के द्वारा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिफ्लर के कारण रिफ्लेक्ट होके विथ मॉड्यूलेशन प्रोसेस, मतलब प्रोसेस स्टार्ट रहेगी मॉड्यूलेशन की एक फाइनल टाइम तक, और इस रिपलर वोल्टेज को इस टाइप से सेट करते हैं कि आफ्टर लीविंग द केविटी प्लेट्स विथ वेरिएशन वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्ट एंड रीच अगेन द गैप ऑफ प्लेट एट बंचिंग या एज बंचिंग स्टेट। मतलब अपना रिपलर वोल्टेज की वैल्यू को इस टाइप से सेट कर दो कि जो इलेक्ट्रॉन पहले बंचर केविटी को ट्रांसमिट हो गए, उनकी वेलोसिटी वेरिएशन है, तो उसमें मॉड्यूलेशन के द्वारा बंचिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, लेकिन बंचिंग के फाइनाइट डिस्टेंस पर फाइनाइट टाइम के बाद होती है। तो वो रिपलर वोल्टेज को अपन इस टाइप से सेट करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स है जितनी डिस्टेंस पास में ट्रेवल करके यहां इस केविटी पर जब रिटार्डेड पोटेंशियल की पोजीशन गेन हो जाए, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बंच इलेक्ट्रॉन इस केविटी के अंदर इंटर हो जाना चाहिए, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी डीएसरेशन के द्वारा सी काइनेटिक एनर्जी को एक्शन सर्किट में ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। इस सिस्टम को अपन रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन कहते हैं। एक सिंगल केविटी है, यहां अपने पास ये जो केविटी है सिंगल केविटी इज वर्क एज ए बंचर फॉर entering traveling electron beam from electron gun, but work as a catcher cavity for reflect bunched electron from drip space। मतलब वापस बंच होके जब इंटर होंगे उनके लिए एज ए वर्क है कैचर केविटी। तो इसका फेज शिफ्टिंग इस टाइप से सेट करते हैं कि पहले वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होने के बाद में वो जो सीक्वेंसली तीन टाइप के इलेक्ट्रॉन, फास्टर, स्लोवर और यूनिफॉर्म, तीनों का जो बंच सेंटर होता है यूनिफॉर्म, वो बंच पोजीशन पर यहां पर इस पर रिटार्डेड पोटेंशियल अप्लाइड होना चाहिए, इंड्यूस होना चाहिए। इसकी फेज शिफ्टिंग से सेट करते हैं और उसके बाद में उसकी हाई काइनेटिक एनर्जी लॉस के द्वारा हाई माइक्रोवेव सिग्नल्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स क्या कर लिए जाते हैं, गेन कर लिए जाते हैं। ये इसका सिंपल सा वर्क है। कंस्ट्रक्शन आ गया। इलेक्ट्रॉन गन होती है, एक सिंगल केविटी होता है, रिपलर प्लेट होती है, रिपेलर प्लेट। जो रिपलर वोल्टेज का सेटिंग अपन उसकी फेज शिफ्टिंग के लिए फाइनाइट वैल्यू स्टेप से करते हैं। ठीक है, वर्किंग कैसे होगा, वही सेम। इलेक्ट्रॉन गन के ऊपर एक फाइनाइट डीसी वोल्टेज वी नोट, जिसको एनोड वोल्टेज कहते हैं, उसके द्वारा थर्मल इमिशन इलेक्ट्रॉन्स एक फाइनाइट वैल्यू तक एक्सेलरेटेड होके विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम इंटर इन द गैप ऑफ केविटी एट द प्लेट्स एप्लाइड लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी या रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आर ऑपरेट या applied, then by interaction with of small voltage radio frequency signals induced in the velocity variation electron beam. These with varied velocities electrons are travel in the drift space between plate and rippler plate, between cavity and rippler plate space. This is not the drift space, but due to the rippler, these are also again reflect toward to
cavity, or the Rippler voltage set as such, these various electrons are gain the bunch properly at reach on the again between the plates of cavity. At this time the phase difference is set as such, the on plate for the bunch electron is applied the या induce the retarded potential. Due to this energy, kinetic energy is decreases in form of the microwave output signals. मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन गन से एक फाइनाइट वेलोसिटी की ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम केवीटी के गैप्स में इंटर करती है, जहां रेडियो फ्रीक्वेंसी के स्मॉल सिग्नल से इंटरेक्शन के द्वारा उसमें वेलोसिटी वेरिएशन हो जाता है, और वो वेलोसिटी वेरिएशन के कारण उसमें मॉड्यूलेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, बंचिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है इस ड्रिफ्ट स्पेस में। लेकिन वो रिपलर वोल्टेज के कारण वापस भी प्लेट की ओर मूव करने लग जाते हैं। रिपलर वोल्टेज की वैल्यू और यहां फेज शिफ्टिंग इस टाइप से सेट किया जाता है कि इस प्लेट से इमिट होने के बाद में विथ वेरिएशन इलेक्ट्रॉन्स, विथ वेलोसिटी वेरिएशन इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर्ली बंचिंग उस टाइम हो जब वापस इस प्लेट के गैप में इंटर हो, और उस समय इस प्लेट पर रिटार्डेड पोटेंशियल की पोजीशन होनी चाहिए, मतलब यहां पर नेगेटिव होना चाहिए। तो वहां इस प्लेट पर नेगेटिव होने से वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को एक फील्ड, ईएम फील्ड के रूप में एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे, जिसको अपन एक वेवगाइड या किसी ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा अपन सोर्स पर, लोड पर डिलीवर कर देंगे। ये अपना एक क्या होता है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। And it is also operate on the velocity and current modulation. इसमें फर्क इतना ही है टू केविटी क्लेस्ट्रॉन से, इसमें सिंगल केविटी है, और वही केविटी पहले बंचिंग का काम करेगी, बाद में फाइनाइट फेज शिफ्ट के बाद में क्या करेगी, ये कैचर का काम भी करेगी। तो अपने पास एक कन्वेंशनल ट्यूब है इन कंपेरिजन टू टू केविटी क्लेस्ट्रॉन। तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रिंसिपल को मैथमेटिकली ऑपरेट करते हैं। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का मतलब होता है केविटी ग्रिड पर क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मॉल वोल्टेज स्मॉल एम्पलीट्यूड सिग्नल अप्लाइड होता है, मतलब इस टाइप। ये पॉजिटिव हाफ सर्किल, ये नेगेटिव हाफ सर्किल, ये पॉजिटिव हाफ सर्किल। देखिए पॉजिटिव हाफ सर्किल जो होता है इलेक्ट्रॉन के लिए वैसे एक्सेलरेटेड पार्ट होता है, और नेगेटिव हाफ सर्किल डीएक्सेलरेटेड पार्ट होता है। लेकिन अपन यहां से देखें कि प्लेट की सामने की पोजीशन पर देखें तो यहां प्लस यहां माइनस, ये डिक्रीजिंग पार्ट है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अपने मान के चल रहे हैं कि यहां पहला पोजीशन पॉजिटिव पोर्शन ये है और नेगेटिव पोर्शन ये है। तो देखो ये जो फर्स्ट वाला पोजीशन है, फर्स्ट, और पोजीशन सेकंड, इट इज ऑल्सो हाफ सर्किल, हाफ साइकिल, और इज अ हाफ साइकिल ऑफ अप्लाइड एसी सिग्नल। तो अपन फर्स्ट पोजीशन हाफ सर्किल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आर डीएक्सेलरेटेड एंड मूव विथ स्लोअर वेलोसिटी आफ्टर लिविंग द केविटी। तो यहां इस पॉजिटिव पोर्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होगा वो स्लोअर होगा। यहां जो जीरो पे, मतलब मैं यहां टाइम दे दूं, यहां टी ए ले लिया, ये टी बी ले लिया, और यहां टी सी ले लिया। मान लो वैसे अपन कल से पोजीशन यहां से लिया था, यहां लिया था, यहां लिया था, वो तो अपने यहां ग्रिड के ऊपर जो वोल्टेज पोजीशन अपन कहां से मेजर कर रहे हैं वो अपने पास फैक्ट है।
तो वो तो अपन रिटार्डेड पोटेंशियल भी इसी ऑर्डर में लेना होगा। तो 3 पोजीशन के इंटैक्ट इलेक्ट्रॉन, यहां से जो इंटैक्ट इलेक्ट्रॉन है वो होगा स्लोअर ड्यू टू डीएसिलेशन। यहां से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वो यूनिफॉर्म, ठीक है, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वो फास्टर, मतलब इस पोजीशन पर, जो इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करेगा वो डीएसिलरेशन के कारण अपनी स्पीड स्लो कर लेगा। यहां जो होगा वो एजिटिवली 0 वोल्टेज पर इंटरैक्ट करेगा, विदाउट चेंजिंग लीव हो जाएगा। इस नेगेटिव इस पोटेंशियल पर जो इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करेगा उसकी वेलोसिटी फास्ट हो जाएगा, और टाइम सीक्वेंशियली सबसे लास्ट ये है, सबसे फर्स्ट ये है। तो तीनों किसी एक फाइनाइट टाइम के बाद में एक फाइनाइट पोजीशन पर क्या होंगे, रीच होंगे। और अपन चाहते हैं कि उस समय ये पार्टिकल्स उस ग्रिड प्लेट के ऊपर क्या होने चाहिए, इंजेक्ट होने चाहिए, जब वहां पर क्या हो, उस प्लेट के लिए, उस इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिटार्डेड पोटेंशियल हो। तो रिटार्डेड पोटेंशियल इसका, तो यहां से अपन पॉजिटिव पोर्शन ये माना है, तो इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए डीएसिलेशन था, तो जस्ट रिमूव आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आने वाले के लिए जो रिटार्डेड पोटेंशियल है वो सेकंड पोजीशन वाला होगा, मतलब क्या हो, नेगेटिव प्लेट हो इधर। तो अपन चाहते हैं, तो यहां से यदि अपन स्टार्ट करते फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वो इसके पॉजिटिव पोर्शन से इंटरैक्ट करना चाहिए था, लेकिन इन तीनों का बंचिंग सेंटर एट द पोटेंशियल मान लो यहां होना चाहिए। जब इस पर रिटार्डेड पोटेंशियल हो, मतलब कितना सर्किल, कितने फेज शिफ्टिंग के बाद होना चाहिए, तो एक कंप्लीट साइकिल यहां हो गया, ठीक है, और एक साइकिल के बाद में ये 1/4 से स्टार्ट हुआ है, यहां से बंचिंग स्टार्ट हुई है, यहां कंप्लीट हो गई। तो ये जो पोर्शन है वो अपने पास कितने फेज शिफ्टिंग के बाद में, कि इसके अंदर T/4, T/2 और T/4 और कंप्लीट T, मतलब 2/5 फेज शिफ्टिंग के बाद में अपने पास बंचिंग होनी चाहिए। 0 फेज शिफ्टिंग कह सकते हैं इसको, या 2π का इंटीजर मल्टीप्लाई फेज शिफ्टिंग होनी चाहिए। तो अपन इसकी बंचिंग यहां चाहते हैं। यहां बंचिंग होने से क्या होगा, जो इन तीनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बंच बनेगा, तीनों इलेक्ट्रॉन का एक बंच बनेगा, वो इस पोटेंशियल की पोजीशन पर जब ग्रिड में इंजेक्ट होगा तो वो उसके लिए रिटार्डेड पोटेंशियल होगा, मतलब रिपल्सिव पोटेंशियल होगा, जिससे उस बंच इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर लिया जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट में गेन कर लिया जाएगा। तो अपन यहां जो फेज शिफ्टिंग है यहां से लेकर यहां तक का वो 2π, या अपन इंटीजर ऑफ द 2π फेज शिफ्टिंग कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड ऑसिलेशन होती है, इसको एप्पल डायग्राम बोलते हैं अपन। तो बंचिंग सेंटर यहां डिस्टेंस के साथ नोट कर सकते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस तक होता है। तो ड्रिफ्ट स्पेस ट्रेवल डिस्टेंस फॉर दीज इलेक्ट्रॉन्स आर शुड बी एज सच, दीज बंच इलेक्ट्रॉन इंटर इन द कैविटी अगेन एट रिटार्डेड पोटेंशियल पोजीशन। तो अपने पास परफेक्ट माइक्रोवेव ऑसिलेशंस इंड्यूस होंगे और हाई पावर की माइक्रोवेव सिग्नल्स प्रोड्यूस होगी बाय दिस कैविटी, बाय दिस रिफ्लेक्स कैविटी इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए अपन इस एप्पल डायग्राम के अंदर मैंने वेलोसिटी मॉड्यूलेशन को समझाया कि 3 टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स है ड्रिफ्ट स्पेस में क्या होंगे, मूव होंगे, और अपन इसको ये चाहते हैं कि वो ड्रिफ्ट होके कहां पर जाने चाहिए, उसकी रिटार्डेड पोटेंशियल की पोजीशन पर आ जाने चाहिए। इसका ये डिस्टेंस है वो ट्रेवल इन द ड्रिफ्ट स्पेस डिस्टेंस है। तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का मैथमेटिकली एक्सपेंशन करें कि अपने तीनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी निकालें, और फिर अपन देखेंगे वो रिटार्डेड पोटेंशियल की कंडीशन पर रीच होगा तो उसके लिए अपन को क्या कंडीशन, कितनी वैल्यू बंचिंग पैरामीटर अपनी जिसका इंड्यूस करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो अपन टाइम
रिलेशन निकालना चाहते हैं तो 3 टाइम अपन डिफाइंड कर लेते हैं। जो अपना रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन केविटी अरेंजमेंट है, देखिए एक तो केविटी है, केविटी, इस पर इंजेक्ट होने वाली बीम एट टाइम t0 पर होती है, लीव इलेक्ट्रॉन एट टाइम t1 होती है, और वो वापिस इंजेक्ट एट टाइम t2 पर होती है। ये मान लें अपन, ये रिपेलर है, ये केविटी है। तो केविटी पर इनिशियली इंजेक्ट इलेक्ट्रॉन बीम एट टाइम t0 and leave the cavity after interaction at time t1 and after modulation bunching again enter at time t2। तो अपन को t0 और t2 में तो रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। यहां अपन दिस डायरेक्शन इज अलोंग टू जेट एक्सिस मान लेंगे। इसका थोड़ा सा एनालिसिस अपन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के करेंगे। लेट द फर्स्ट प्लेट ऑफ द केविटी is z बराबर 0 एट सेकेंड प्लेट केविटी is z बराबर d, मतलब गैप बिटवीन द प्लेट इज d और दिस प्लेट इज एज्यूम z बराबर कोई l ले लें, l डिस्टेंस पर रिफ्लेक्ट प्लेट है। सो मैथमेटिकल डेरिवेशन करने के लिए ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम की डायरेक्शन अलोंग टू जेट एक्सिस मान ली, जहां केविटी का फर्स्ट प्लेट इज प्लेस एट z बराबर 0, gap is d, so second plate is position is z बराबर d and repeller plate position is z बराबर l, and times also be considered at entering electron for t0, at leaving plate time is t1 and again enter time is t2। ठीक है, तो अपन पहले वेलोसिटी मॉड्यूलेशन फॉर्मूले के द्वारा अपन तीनों का जो स्लोअर, फास्टर और यूनिफॉर्म तीनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का एक्सपेंशन ड्राइव करें, और उसमें सेम स्टेप वही होगी जो क्या थी 2 केविटी क्लेस्ट्रॉन में थी। तो सबसे पहले इसके द्वारा तो अपन पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे जो टाइम एंड पोजीशन कंसीडरेशन के बेसिस पर रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में। पहले मैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के द्वारा तीनों प्रिंसिपल के द्वारा तीनों टाइप्स के जो इलेक्ट्रॉन्स जो बंचिंग प्रोसेस करेंगे उनकी वेलोसिटी का एक्सपेंशन। तो पहले अपन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सपेंशन कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गन पर अप्लाइड एनोड पोटेंशियल इज V नॉट, सो काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द थर्मल इमिट इलेक्ट्रॉन हाफ एम स्मॉल V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू E कैपिटल V नॉट। यहाँ कैपिटल V नॉट इज द एनोड पोटेंशियल और स्मॉल V नॉट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इमिट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन। तो स्मॉल V नॉट की वेलोसिटी अपन निकाल सकते हैं 2E V नॉट अपॉन m का अंडर। तो ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, आफ्टर इंट्रैक्शन बिटवीन द गैप ऑफ केविटी प्लेट्स, तो केविटी प्लेट्स का ट्रांजिट टाइम इज एज्यूम, इसको बोलते हैं ट्रांजिट टाइम टो इजकल टू t1 माइनस t0। कितने टाइम तक रहता है इसको अपन नोट करेंगे। डिस्टेंस d है, वेलोसिटी v नोट है, तो d अपॉन v नोट, जिसकी वैल्यू अपन v नोट की वैल्यू रख इसका ट्रांजिट टाइम निकाल सकते हैं। तो ट्रांजिट एंगल थीटा जी ओमेगा टो, यदि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल्स अप्लाइड सिग्नल्स ओमेगा, देन ओमेगा टो, तो मतलब अपन लिख सकते हैं ओमेगा डी अपॉन वी नॉट। ये ट्रांजिट एंगल है। ट्रांजिट एंगल हो गया।
तो अपने पास एप्लाइड वोल्टेज को इस ट्रांजिट एंगल के टर्म में अपन एक्सपेंड करेंगे। तो देखो फाइनाइट टाइम इंटरवल टो तक, मतलब टी नोट से T1 तक इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इंटरेक्ट करता है। तो एवरेज वोल्टेज कितना अप्लाइड करेगा ये निकालना चाहेंगे कि इस टाइम इंटरवल में इलेक्ट्रॉन को कितना वोल्टेज एक्सपीरियंस होगा, कितना महसूस होगा। तो अपन जो वैल्यू है अप्लाइड वोल्टेज की V1 sin ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू फॉर दिस ट्रांजिट टाइम टो के लिए निकाल लेते हैं। तो अप्लाइड एवरेज वोल्टेज ऑन ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम इन ट्रांजिट टाइम इंटरवल, जिसका नाम Vs एवरेज बाय द सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा अपन जो अप्लाइड कर रहे हैं, 1/2 T0 से T1 तक V1 sin ओमेगा टी dt। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, V1 बाहर आ जाएगा अपॉन टो, साइन का माइनस कोस ओमेगा बाहर आ जाएगा, लिमिट रखी जाएगी तो ऊपर पहले रखी जाएगी कोस ओमेगा T1 माइनस कोस ओमेगा T नॉट। माइनस को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, ये नेगेटिव एडजस्ट हो जाएगा, V1 ओमेगा अपॉन टो कोस ओमेगा टी नोट माइनस कोस ओमेगा T1। ठीक है, T1 की जगह पर टो फॉर्म में यहां से देखिए इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, T1 इजकल टू टो नोट टी नोट प्लस टो। ठीक है, तो मतलब इसको अपन लिख लें ऐसे V1 ओमेगा अपॉन टो कोस ओमेगा T0 कोस ओमेगा टो प्लस T0। कोस सी प्लस कोस डी वाला फॉर्मूला, कोस सी माइनस कोस डी के फॉर्मूले से इसको अपन साइन सी प्लस डी बाई टू एंड साइन डी माइनस सी बाई टू इंटू टू फॉर्मूले से नोट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 V1 ओमेगा अपॉन टो टू बाहर आ गया तो साइन C प्लस डी, तो टो का तो C प्लस डी बाई टू होता है, तो टी नोट प्लस टो बाई टू, ओमेगा है ही तो अपन दोनों को कंप्लीट में लिख दें, ओमेगा टी नोट प्लस ओमेगा टो बाई टू, फिर डी माइनस सी ओमेगा टो जाएगा केवल, साइन ओमेगा टू मल्टीप्लाई में है, टो नोट टो की वैल्यू डी अपॉन वी नोट लिख दो, या इसको अपन ट्रांजिट एंगल के टर्म में लिखो तो अपन ओमेगा टो की जगह थीटा जी लिख सकते हैं, तो ओमेगा टो थीटा जी लिख दो, तो यहां अपने पास आ जाएगा ट्रांजिट टाइम में V1 ओमेगा अपॉन टो 2V1 ओमेगा टो साइन पहले वो लिख लें थीटा जी और अपॉन टू भी आएगा यहाँ, तो थीटा जी बाई टू और दूसरा पहले वाला साइन आ जाएगा साइन ओमेगा टी नोट प्लस थीटा जी बाई टू।
तो इसको अपन एक टो को भी थीटा जी लिख सकते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं वी एस एवरेज, 2 को नीचे ले जाएंगे, V1 ओमेगा अपॉन थीटा बाई जी साइन थीटा जी बाई 2 साइन ओमेगा टी नोट प्लस थीटा जी बाई 2। यहां अपने पास ये एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको अपन बंचिंग पैरामीटर बोलते हैं। बी आई से नाम देंगे, V1 ओमेगा बी आई साइन ओमेगा टो नोट थीटा जी बाई 2, ठीक है। वेर बी आई जी इज द बंचिंग पैरामीटर, साइन थीटा जी बाई 2 अपॉन थीटा बाई जी इज नॉट द बंचिंग पैरामीटर, जिसका जो वेरिएशन है एंगल के साथ में, मतलब थीटा जी का मान पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो इसका ग्राफ इस टाइप से आता है। ठीक है, ये एक बंचिंग पैरामीटर को डिफाइन करते हैं, इसका वेरिएशन अपने पास इस टाइप से बंचिंग को, मॉड्यूलेशन को प्रोड्यूस करता है। तो अपने पास एवरेज अप्लाइड वोल्टेज ऑन इलेक्ट्रॉन बीम बाय केविटी गैप इज Vs फाइंड कर लिया। इलेक्ट्रॉन पर इतना एवरेज वोल्टेज अप्लाइड होगा और टोटल इलेक्ट्रॉन प्राप्त कंप्लीटली थर्मल कोइल से इमिट होने के बाद में इलेक्ट्रॉन पर टोटल वोल्टेज कितना अप्लाई, V नोट तो पहले अप्लाइड था बाय द एनोड वोल्टेज, और दूसरा केविटी गैप के द्वारा। तो केविटी गैप को लीव करने के बाद में रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होगा, V नोट प्लस Vs। तो यहां की टोटल गेन एनर्जी आफ्टर लिविंग द केविटी गैप प्लेट इलेक्ट्रॉन बीम एट टाइम टी पर, कोई टाइम t1 जो है t1 टाइम पर, तो इसको अपन में चाहे v t1 फंक्शन इज द एट टाइम t1, वेलोसिटी एट टाइम t1 मतलब t1 वो टाइम है जब इंट्रैक्शन के बाद में कैचर कैविटी से इमिट हो जाती है, ब्रीफ स्पेस में आ जाता है, उस समय इसकी वेलोसिटी v t1 स्क्वायर मान लें, तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इस पर टोटल वोल्टेज v नोट और एवरेज Vs फाइंड किया गया इनटू E। तो अपन V T1 इजकल टू 2E V नोट Vs अपॉन एन का अंडर रूट फाइंड कर देंगे। एवरेज Vs की वैल्यू अपन यहां अपन कह रहे हैं तो 2E V नॉट अपॉन एम को अलग ले लेते हैं, 2E m तो बाहर था ही, V नॉट और एजम्प्ट कर लिया, तो 1 प्लस और V नॉट नीचे आएगा, Vs की वैल्यू कितनी है, V1 ओमेगा बी आई साइन ओमेगा टी नोट प्लस थीटा बाई G2 अपॉन V नोट की पावर हाफ। अपने पास यहां जो फैक्टर जो वैल्यू आ रहा है वो स्मॉल V नोट, यूनिफॉर्म इनिशियल यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फिर यहां V1 इज वेरी लेस टू V नोट, सो in this bracket quantity second term is negligible in comparison to 1, so there applied binomial expansion up to 2 terms, 2 टर्म तक binomial expansion को
अप्लाइड करने पर। तो ये तो हो गया वी नोट, और बायनोमियल एक्सपेंशन लगा रहा हूं, क्यों लग जाएगा कि इसकी वैल्यू वी नोट ग्रेटर होता है V1 से, तो ये 1 प्लस V1 ओमेगा BI अपॉन 2V नोट साइन T नोट प्लस थीटा बाई 0। ये आ गया अपने पास VT1 मतलब वेलोसिटी मॉड्यूलेशन एक्सपेंशन। अब इसकी 3 वैल्यू होगी, मैक्सिमम, मिनिमम और एट पोजीशन एक यूनिफॉर्म वी नोट। तो मैक्सिमम और मिनिमम स्लोअर इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, और दूसरा अपन निकालें फास्टर इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, VT1 मैक्सिमम, साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1, तो आ जाएगी V नोट 1 प्लस V1 ओमेगा BI 2V नोट, और V मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1, तो V नोट 1 माइनस V1 ओमेगा BI 2V नोट। मतलब ये मैक्सिमम मतलब फॉर फास्टर इलेक्ट्रॉन इज फॉर स्लोअर इलेक्ट्रॉन, और यूनिफॉर्म के लिए V नोट था ही। तीनों के एक्सपेंशन अपने ड्राई कर ले वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रिंसिपल से। ठीक है, तो देखिए अपने पास अब आउटपुट करंट, अपन एफिशिएंसी एक्सपेंशन निकालना चाहते हैं, तो अपन आउटपुट करंट की वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो इसके लिए पहले अपन ड्रिफ्ट इसकी क्या निकालें, ऑप्टिमम लेंथ की वैल्यू निकालें, मतलब कितने डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस के बाद में, कितने टाइम के बाद में रिपलर प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिपल होके ग्रिड प्लेट में इंजेक्ट हो जाएंगे, उसको अपन फाइंड करना चाहते हैं। किसके लिए, एफिशिएंसी एक्सपेंशन करने के लिए। तो देखिए अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव आफ्टर मॉड्यूलेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन आफ्टर इंटरेक्शन विथ कैविटी गैप या आफ्टर लिविंग द कैविटी गैप। अपन इलेक्ट्रॉन का जैसे कैविटी गैप से इंटरेक्शन के बाद में यहां तक पूरे स्पेस में क्या कर रही है, जैसे यहां पर है, कितने वोल्टेज लग रहे हैं, यहां 3 वोल्टेज हैं। एक तो V नोट एनोड वोल्टेज, एक VR रिपलर वोल्टेज, और यहां एक इंटरेक्टिव वोल्टेज लग रहा है जो V है, V1 साइन ओमेगा टी। लेकिन V नोट VR के कंपेरिजन में V1 इज द वेरी वेरी स्मॉल एंड नेग्लिजिबल क्वांटिटी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर दीज पोटेंशियल अलोंग टू जेट एक्सिस, मतलब इन दो हाई डीसी पोटेंशियल के अंडर केवल ये जो V1 है वो तो उसका वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कर देगा, अदरवाइज अपने पास की मोशन को नेग्लिजिबल इफेक्टेंस करेगा। लेकिन वापस बंच होने के बाद में सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला एक्सपेंशन आ जाएगा। तो यूनिफॉर्म पार्टिकल के लिए अलोंग टू जेट एक्सिस अपन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें। किसी पार्टिकुलर इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है md स्क्वायर, जेड डायरेक्शन में तो ZT अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू F बाय द न्यूटन। कि अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है जो 2 हाई डीसी पोटेंशियल के अंडर विथ इंटरेक्शन अलोंग टू जेट एक्सिस मूव हो रहा है,
तो उस पर टोटल फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू पोटेंशियल गिवन है टोटल, यदि इन दोनों प्लेटों के बीच की लेंथ को क्या मान लें? एल। वी नोट और वी आर दोनों एल लेंथ पर अप्लाइड हो रहे हैं। कि कैपिटल लेंथ जो एल है वो क्या है अपनी, दोनों जो कंप्लीट लेंथ ऑफ क्लेस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टू रिपलर प्लेट के बीच की डिस्टेंस है, और स्मॉल एल है केविटी गैप से रिपलर प्लेट की डिस्टेंस है। तो यहां पर फोर्स के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ई में लिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यदि पोटेंशियल गिवन हो तो कैसे निकालते हैं? कि पोटेंशियल टोटल अपॉन डिस्टेंस एल से निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर these V naught and VR along to z axis is the given by this equation. तो देखिए अपन इस इक्वेशन को सोल्व करके z की वैल्यू के द्वारा अपन इसका ड्रिफ्ट स्पेस मतलब इसका ऑप्टिमम लेंथ कितने टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो z t रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो इस इक्वेशन को मतलब यहां ये पार्ट और ये पार्ट अपन नोट कर लें जो गिवन है। तो लिख सकता हूं मैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस ई एम एल वी नोट वी आर, टेकिंग द इंटीग्रेशन बोथ आर साइड। इंटीग्रेशन बोथ साइड टी के रेस्पेक्ट में, तो यहां क्या हो जाएगा? डी जेड अपॉन डी टी, एक ऑर्डर कम हो जाएगा, इधर माइनस ई एम एल, ये कांस्टेंट है सब, वी नोट वी आर इंटू टी प्लस कोई कांस्टेंट C1, क्या है? कांस्टेंट C1। तो अपन C1 की वैल्यू कैसे निकालें? कि अपने पास वेलोसिटी डी जेड अपॉन डी टी मतलब जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो एक फाइनाइट टाइम पर यदि अपन को वेलोसिटी पता हो तो C1 की वैल्यू टाइम बताते हैं और डी जेड अपॉन डी टी मतलब वेलोसिटी बताते हैं। तो अपन को पता है, वैसे टी नोट पर भी पता है, T1 पर भी पता है। टी नोट पर तो वी नोट है, जबकि T1 पर कितना है? VT1 है, जो भी निकाल चुके हैं अपन इसका एक्सप्लेनेशन। तो अपन तो बंचिंग पैरामीटर रिलेशन VT1 रिलेशन वाला यूज करेंगे कि वी नो एट T बराबर T1 डी जेड अपॉन डी टी VT1 लिख सकते हैं। तो C1 की वैल्यू क्या, अपन इक्वेशन ऑफ मोशन z बराबर टी C1 की वैल्यू निकालें, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें T इक्वल टू T1 और डी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू क्या लिख दें? VT1। तो इसके कॉपी अपने पास जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यदि अपन इस ट्रांजिट गैप टाइम को फाइनाइट कंडीशन में एक्टिव डी जेड, तो ये आ जाएगा VT1 माइनस ई अपॉन एम वी नोट प्लस वी आर एट टाइम T1 प्लस C1। तो C1 की वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट करके इधर निकालेंगे। नेक्स्ट एक बार इसको फिर अपन क्या करते हैं? इंटीग्रेटेड करते हैं। तो T की जगह T1, ठीक है, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो पहले वैल्यू वापस, इस C1 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो ताकि अपन इक्वेशन एक बार इंटीग्रेशन और करेंगे। डी जेड अपॉन डी टी,
ये तो एडजेक्टिव है। C1 की वैल्यू में देखो ये पॉजिटिव में आएगा, लेकिन यहाँ T1 है और यहाँ क्या है T है, और वो VT1 भी आएगा, ठीक है, पॉजिटिव में, तो आ जाएगा माइनस, तो अपन कॉमन दोनों के अंदर अपने पास E/ml V0 प्लस VR तो ले ले कॉमन, और T1 माइनस T हो जाएगा, T नेगेटिव में है, प्लस VT1 आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू C1 की सब्स्टिट्यूट कर दी अपनी इस इक्वेशन में। अगेन इंटीग्रेटिंग विद टाइम t, तो देखो इसको अपन दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो z इजकल टू, ये कांस्टेंट है E/ml V0 प्लस VR, इसकी वैल्यू T1 माइनस T2 स्क्वायर नेगेटिव फैक्ट आ जाएगा, माइनस T1 माइनस T का होल स्क्वायर बाई 2, मैं 2 यहां लगा देता हूं, प्लस सेकेंड वाले का ये तो कॉस्ट T1 का फंक्शन है, तो यहां आ जाएगा केवल T प्लस कोई C2, ठीक है। अब वैल्यू फिर अपने पास एक फाइनाइट वैल्यू z के साथ में रिलेशन क्या है, तो एट टाइम T1 z इजल टू b है, ये कंडीशन फिर सब्स्टिट्यूट करके C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कर रहे हैं, एट टाइम t बराबर T1 z बराबर d है, तो रख दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो देखो ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा और D हो जाएगा, तो मतलब C2 इजकल टू D माइनस V ऑफ T1 टू T1, D माइनस V T1, T1 फंक्शन भी है और T1 अपने पास मल्टीप्लाई में भी इसमें, तो C2 की वैल्यू रख लेते हैं, तो z इजकल टू अपने पास है माइनस E V0 प्लस VR अपॉन 2m L T1 माइनस T का होल स्क्वायर प्लस C2 की वैल्यू D तो आएगी और माइनस B T1 और आएगी, तो अपन T1 माइनस T2 को अपन दोनों को ऐड करेंगे तो VT1 तो कॉमन आ जाएगा और T1 माइनस T हो जाएगा, T माइनस T1, ठीक है, प्लस D, ये इक्वेशन आ गया अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन के सॉल्यूशन से, जहां अपने पास टाइम 3 है, T0, T1, T2, और तीनों की जो z एक्सिस पर पोजीशन है 0, D एंड Z है, तो अपन वो टाइम निकालना चाहते हैं T2, T1, T0 और T2, तो यहां पर T1 के रूप में एक्सपेंस है, तो उसको T0 में भी कर सकते हैं कि T1 इजकल टू तो होता है T0 प्लस टो, ये तो गिवन है अपन को, तो ये एक्सप्रेशन z का किसमें आ गया, T0 में आ गया। अपन T0 माइनस T2 मतलब T2 का एक्सपेंशन निकालना चाहते हैं, तो T2 पर पोजीशन z क्या है, वो D है, मतलब वापिस इलेक्ट्रॉन
मूविंग करके फाइनाइट टाइम T2